हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएमई ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हम लोग बात करेंगे एसकेएमई सेमेस्टर 2 का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आपका मेजर का एग्ज़ाम तो आज हो जाएगा, कल एक एग्ज़ाम रह जाएगा ग्रुप सी वालों का। तो इसके बाद आपका एसी पेपर का होने वाला है। एसी पेपर हिस्ट्री का भी ये वीडियो है, जिसका एसी 2 में हिस्ट्री है, उनके लिए ये वीडियो है। ये कुछ 14-15 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इससे आपका ऑब्जेक्टिव और जो एमसीक्यूज़ 5 पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और बाकी जो 15 नंबर्स के और 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपका इसी से कवर हो जाएगा, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो। और बाकी पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा एक पार्ट, कल हो सकता है वो वीडियो आए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, हम लोग का हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता ही है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से। मतलब पाषाण काल से ही हम लोग का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। पाषाण काल के कुल 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इनकी विशेषताओं का वर्णन करने बोला है। चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय इतिहास में पाषाण काल मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास का महत्वपूर्ण चरण है। मतलब मानव विकास यानी इंडिया का जो मानव विकास का शुरुआत माना जाता है वो पाषाण काल से माना जाता है। इस काल को मुख्यतः पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। ये तो हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद देखिए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को सबसे प्राचीन पाषाण काल माना जाता है। इस समय मनुष्य मुख्यतः शिखर और भोजन संग्रह करके जीवन बिताता था। मतलब इस जो पूरा पाषाण काल है, इसमें मनुष्य जो है भोजन इकट्ठा करता था और भोजन की तलाश में रहता था, जिसे हम लोग बोलते हैं खानवादोष, मतलब खाने की तलाश में रहता था। तो इस प्रकार से तभी के लोग जीवन यापन करता था। पत्थरों से बने बड़े और मोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था। मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहता था, बल्कि भोजन की तलाश में स्थान बदलता रहता था। इस काल में आग का धीरे धीरे विकसित हुआ। मतलब पत्थरों का औजार यूज़ करता था, तभी कच्चा मांस खाता था, जो शिकार करके जो भी मिलता था शिकार करके खाता था, और मतलब एक जगह पे नहीं रहता था। उन लोग का जीवन अस्थिर था, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ खाना ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह पे चल जाते थे। उनको बोलते हैं अस्थिर जीवन। और इस पाषाण काल में, जो पूरा पाषाण काल है, इसमें आग का धीरे धीरे विकसित हुआ, आग का खोज हुआ। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पेज में है। मध्य पाषाण काल में मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इस समय छोटे से आकार के पत्थरों के औजारों, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक्स कहा जाता है, जो मध्य पाषाण काल का जो है, पाषाण काल में सबसे ज़्यादा विकसित जो हुआ है मनुष्य, वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ है। तो इसमें जो छोटे पत्थर हैं उनके नोकीले हथियार बनाए जाते थे, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण या फिर माइक्रोलिथिक्स कहा जाता है, का प्रयोग होने लगा। शिकार के साथ मछली पकड़ना और छोटे पशुओं का शिकार भी किया जाता था। मतलब मछली जैसा पकड़ना और छोटे जानवरों का शिकार करना, उस प्रकार के जीवों का शिकार किया जाता था। मानव में कुछ हद तक अस्थायी निवास की और कदम बढ़ाया। मतलब कि जब पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन जो स्थिर था, मतलब धीरे धीरे अब स्थिर होने लगा। मतलब एक जगह रह के लोग अब रहने लगा। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी चरण था। मतलब जो नवपाषाण काल है वो मानव इतिहास का, मानव विकास का जो है वो क्रांतिकारी चरण था। इस समय कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। जो नवपाषाण काल में ही जो मनुष्य एग्रीकल्चर की ओर गया, खेती करना शुरू किया। जो सबसे पहला खेती हुआ था वो जौ का हुआ था। और पशुपालन, सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। तो कृषि और पशुपालन सीखा था नवपाषाण काल में। मनुष्य ने अस्थायी
विस्तियाँ बनानी शुरू की, मतलब अस्थाई अपना रहने का जो होता है, पहले ज़मीन के नीचे भी मतलब बना के रहते थे लोग, मतलब ज़मीन के नीचे गड्ढा करके उस तरह से बना के रहते थे। पत्थरों से घिसकर चिकने और अधिक उपयोगी, मतलब पत्थरों को घिस के और उसको चिकना करके नुकीला करके उससे हथियार बनाए जाते थे और औजार बनाने लगे। मिट्टी के बर्तनों और वस्त्र निर्माण का भी विकास हुआ, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और वस्त्र निर्माण का भी विकास हुआ इसमें। इस प्रकार पाषाण काल में मानव शिकारी एवं भोजन संग्रह जीवन से कृषि पशुपालन अस्थायी निवास और बढ़ा। ये परिवर्तन आगे चलकर सभ्य समाज के विकास का आधार बना। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम लोग समझे। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ताम्र पाषाण काल की मुख्य प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, पहले हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्य आता है, लेकिन इसके बीच की जो है साक्ष्य नहीं मिले, उतना एविडेंस नहीं मिला है। तो उसी के समय को, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के बीच के समय को ताम्र पाषाण काल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उन्हीं के बारे में पूछा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ताम्र पाषाण का अर्थ है उस काल से है जिसमें मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना शुरू किया है। यह पाषाण युग और धातु युग के बीच महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। मतलब ताम्र पाषाण काल में जो है मनुष्य धातु का उपयोग किया है, मतलब पहले जो मिट्टी के बर्तन थे उससे धीरे धीरे अब धातु के बर्तन और धातु के सामान का यूज़ करना स्टार्ट किया है। इस काल में पत्थरों के औजारों के साथ तांबे के औजार का प्रयोग होने लगा। कृषि में लोग अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। मतलब इस समय में लोग जो पत्थरों के औजार बनाते थे अब धीरे धीरे वो तांबे के औजार में शिफ्ट होने लगे और कृषि में लोगों का मतलब डिपेंडेंसी कृषि की ओर होने लगा। गेहूँ, जौ और अन्य फसलों की खेती की जाती थी। पशुपालन भी आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब अब लोग जो है पशुपालन में भी ध्यान देने लगे और खेती करना तो उनका एक ये बन गया था कि उन पे डिपेंडेंसी बन गया था। ताम्र पाषाणकालीन लोग गाँव में रहते थे। घर मिट्टी, लकड़ी और अन्य स्थानीय सामग्री से बनाए जाते थे। कई स्थानों पर मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। इन बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी मिलती है। तो लोग जो है स्थानीय चीज़ों से, जैसे लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया और पत्थरों से ही घर बनाने लगे और बहुत से स्थानों में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर अजीब तरह से चित्रकारी मिले हैं जिनको अभी तक नहीं समझा गया, नहीं पढ़ा गया है। इस काल में व्यापार का भी विकास हुआ। विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। समाज में धीरे धीरे आर्थिक एवं सामाजिक अंतर दिखाई देने लगा। धार्मिक जीवन में प्राकृतिक पशु पक्षियों तथा विभिन्न शक्तियों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार का भी विशेष परंपराएं थी। मतलब अब लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे, मतलब इसमें आर्थिक विकास होने लगा है। लोग के बीच संबंध को बताया गया कि आदान प्रदान होता था, मतलब आदान प्रदान होता था। सामाजिक अंतर, मतलब जो गैप हो, सब दिखाई देने लगा। पशु पक्षियों के विभिन्न शक्तियों का पूजा करने लगा, मतलब कि लोग अब मानने लगे, मतलब पूजा करने लगे, वर्शिप करने लगे और मृतकों को होता है दफनाने भी लगे। अंतिम संस्कार के भी वो साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण काल मानव इतिहास के महत्वपूर्ण परिवर्तन काल था। इसमें पत्थरों के औजारों से धातु और औजारों की संक्रमण का मार्ग तैयार किया और आगे आने वाली विकसित सभ्यताओं की नींव रखी। मतलब कि जितना भी हमारे हिस्ट्री में जितना भी कुछ हुआ है वो एक होता है ना, डेवलप ही हुआ है। कोई तो हमें ऐसा नहीं देखे गया है कि वो दूसरे वहाँ से आया है, धीरे धीरे ही डेवलप हुआ है। जैसे औजार, बर्तन और भी बहुत सी चीज़ें जो हम लोग के पूर्वजों से हमें मिलती आ रही, पुरखों से मिलती आ रही है।
जो हमें पुरखों और पूर्वजों से भी पता चलता है। तो उसका नींव जो है कहीं ना कहीं पाषाण काल से ही है। और हम लोग जो पाषाण काल के जो सबसे इंटेलिजेंस जो आदि मानव होते हैं वो कई तरह के थे। तो उसमें से जो हम लोग हैं अभी उनको बोला जाता है होमो सेपियंस। कुछ ऐसा ये हुआ है जिसके कारण हम लोग होमो सेपियंस के वंश माने जाते हैं। हम जितने भी मानव हैं वो सब होमो सेपियंस के वंशज हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो आपके साथी हैं पढ़ने वाले उन लोगों को, ताकि हमें सपोर्ट मिल पाए। हमारा चैनल अभी नया स्टार्ट किए हैं तो आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। बाकी सपोर्ट बनाए रखिए अपना। और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स का PDF ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं हमसे और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टैप करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टैप करके आप बस एक ही क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत से वर्णन कीजिए। अब हड़प्पा सभ्यता मतलब जैसे हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है ना उस तरीके से पूछ रहा है। पहले हम लोग पाषाण काल को समझे ताम्र पाषाण काल, उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान में बोला जाए तो वर्तमान में उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर, पूर्व की ओर राजस्थान और दक्षिण की ओर जो है वो बलूचिस्तान और पश्चिम की ओर पाकिस्तान आता है। उस एरिया में पंजाब वाले एरिया में, पंजाब गुजरात ये वाले एरिया में वर्तमान समय में ये वाले एरिया में कभी हड़प्पा सभ्यता एक नगर था। वो नगर समय के साथ उस नदी के किनारे था, क्योंकि तभी उतना अच्छा सिस्टम नहीं था ना कि पानी पूरा ये हो पाए। तो ज़्यादातर देखिएगा कि लोग नदी के किनारे ही बसते थे। देखते हैं ना कितना सारा युद्ध होता है कि इतना जितना भी युद्ध होता है वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही होता है। क्यों होता है कभी आप ये जानने का प्रयास किए हैं? क्योंकि तभी लोग ऐसे बसते ही थे कि तभी तो उतना ज़मीन का दिक्कत नहीं था ना जैसे आज के समय में हो रहा है। तो लोग नदी के किनारे ही बसना पसंद करते थे, क्योंकि तभी का प्रमुख समस्या में से एक था पानी से सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था। तो कहीं ना कहीं जितने भी वंश हैं जो कि बिना लड़े, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, ये जो आप पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, इनका जो पतन का कारण ही है ना कि समुद्र में पानी आ गया। आप देखे होंगे इसमें मूवी भी बनी है। तो बाढ़ आने की वजह से इनका पतन हो गया या फिर सूखा पड़ने से इसका पतन हो जाता है। ये अभी वर्तमान में जब इसका खोज हुआ था कुछ सालों पहले, भी हो गया 100-200 साल पहले, तो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ है। तो ज़मीन के नीचे जो है ना, ज़मीन के नीचे दब गया था पूरा शहर। इसको अच्छे से डिस्कवरी किया गया है, पढ़ने का कोशिश किया गया है, कुछ चीज़ों को पढ़ा गया है, बाकी चीज़ों को पढ़ ही नहीं पा रहा अभी तक भी नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ कि ज़मीन के नीचे ही एक पूरा शहर बसा हुआ था। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे दफन हो गया। तो सोचिए कितना करोड़ों साल पहले ये चीज़ हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ अभी 100 साल पहले इसको जान पाए हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहा है हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब देखते हैं इनको। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इनकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। नगरों को सामान्यतः ऊंचे भाग और निचले भागों में विभाजित किया गया है। मतलब देखिए हड़प्पा सभ्यता में इसको ये निचले भाग और उछले भाग बताया गया है। ये टीले थे। उच्च टीला में मतलब राजा रहते थे, उनके मंत्री रहते थे, और सबसे निचले टीले में वर्कर्स रहते थे, मजदूर लोग रहते थे। उस प्रकार के सामान्य लोग रहते थे। और ऊंचे टीले में राजा और नीचे टीले में गरीब लोग, वर्कर्स लोग, इस प्रकार के। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी,
जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि विकसित में मतलब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात, सबसे ज़्यादा एकदम आश्चर्य करने वाला यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था। इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इतना अच्छा सड़क था ना कि बोलो ही मत। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी का व्यवस्था बहुत बढ़िया था। उसी के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। आप देख सकते हैं अत्यंत विकसित था, मतलब एडवांस था पानी का, और सड़कें भी, और यहाँ का व्यवस्था ही सब को लेके ही इसमें हमेशा चर्चा में रहता है। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प प्रमुख थे। गेहूँ, जौ इत्यादि की खेती की जाती थी। कपड़ा निर्माण, धातु कर्म, मिट्टी, बर्तन, आभूषण निर्माण उद्योग विकसित थे। देखिए, हड़प्पा के अंदर बहुत सारा शहर था। इनमें से मुख्य शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ये दो मेन जो है वो शहर था। इसमें जो ज़्यादातर लोग वो पशुपालन, कृषि, ये सब में व्यापार, ये सब पे निर्भर थे। हड़प्पावासी विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया के क्षेत्रों के साथ भी था। धार्मिक जीवन में मातृ देवी, पशुपति जैसे शक्तियों तथा प्राकृतिक से जुड़े प्रतीकों की पूजा करते थे। जो मातृ की देवी से हम उर्वरता की देवी कहते हैं, उनकी ये पूजा करते थे। इनका जो सबसे मतलब धार्मिक पशु था वो कुबड़ वाला बैल, मतलब एक सिंग वाला वो बैल था। वहाँ से इनका बहुत सारा मोहर भी मिला है, जो स्टाम्प बोलते हैं हम लोग। तो कुबड़ वाला सिंह का मोहर मिला है, जो कि वहाँ का सबसे पवित्र पशु में से एक माना जाता है, सबसे पवित्र पशु। मोहरों और मूर्तियों से धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। मतलब इनका जो कनेक्टिविटी था वो नेचर से बहुत ज़्यादा था। मतलब पूजा भी करते थे, उर्वरता की देवी को करते थे। अपना जो सबसे पवित्र चीज़ मानते थे वो भी एक बैल को मानते थे, एक सिंग वाला बैल को। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य, तांबा, सोना, चांदी जानकारी मिलती है। हड़प्पा से तांबा, सोना, चांदी जैसी वस्तुओं का प्रयोग होता था। लेखन प्रणाली में प्रमाण मिले हैं, हालांकि उसकी लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं सके। हम बोले ना कि अभी तक पूरा तरह से नहीं जान पाया है हड़प्पा सभ्यता को, क्या ये लोग कहना चाहते थे। अजीब अजीब जो है लेटर्स होते थे इनका लिखावट में, और थोड़ा यूनिक तरीक़ा से इनका चित्र बना होता था। तो अभी तक उनको पूरा तरह से नहीं, हम इतना एडवांस हैं फिर भी अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं, पूरा नहीं पढ़ पाए हैं कि क्या चीज़ वो लोग का कहना था और क्या चीज़ वो लिखते थे, तो किस प्रकार के वो लोग होंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना, जल निकासी, व्यापार, शिल्प, सांस्कृतिक विकास के प्राचीन भारत इतिहास की अत्यंत प्रमुख सभ्यता थी। मतलब सबसे एडवांस सभ्यता में से एक हड़प्पा सभ्यता था, जो अपने व्यापार और जल निकासी, सड़क योजना, ये सब के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं जल निकासी व्यवस्था का वर्णन करना है। तो देखिए, आपको हूबहू ऐसा कुछ नहीं लिखना है या फिर रट के नहीं जाना है कि आप वैसा ही वहाँ चिपका दें। पेपर में लिखा भी रहता है क्वेश्चन में कि विद्यार्थी यथासंभव अपनी भाषा का प्रयोग करें, मतलब आपको बना बना के ही लिखना है। तो आप ये सब समझ जाइए मेरे बोलने से, या फिर आप खुद से PDF से पढ़ के समझ जाइए। बाकी आपको वहाँ अपने से बना के लिखना है। जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ का सड़क निकाय और जल व्यवस्था सबसे बढ़िया था, तो यही क्वेश्चन में वही बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था के ऊपर चर्चा करना है कि किस तरह से वहाँ के नगर इतने एडवांस थे और जल निकासी व्यवस्था इतना एडवांस था। तो ये भी वही सेम है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए, अभी तक रियलिटी में हड़प्पा सभ्यता का जो ख़त्म कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, पूरी तरह से उध्वस्त कैसे हो गया, अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई प्रूफ है ही नहीं कि वो इस तरह से हुआ है। एक अनुमान लगाया जाता है कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है, या तो वहाँ सूखा पड़ने से उनका पतन हुआ है या फिर बाढ़ आ जाने से। जो मैंने एक मूवी का जिक्र बताया था, मोहनजोदारो करके मूवी है, अगर समय मिले तो देखिएगा ज़रूर। तो उसमें बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। तो बहुत लोगों का अलग अलग मानना है। तो उनका जो माना जाता है कि बाढ़ सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो पानी के बहाव में आ गया था शहर, बाढ़ की वजह से उनका जो बांध था वो टूट गया। बाकी यही वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा,
ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक समाज की तुलना कीजिए। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक को हमको समझना है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वो ऋग वैदिक काल ही आते हैं। देखिए, वैदिक काल को सामान्यतः ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। दोनों कालों में सामाजिक जीवन में कई सामान्यताएं थी, लेकिन समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। मतलब दोनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही हैं, लेकिन समय के साथ और समाज के रूप में इन दोनों धीरे धीरे अलग हो गए हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत सरल और जनजातीय स्वरूप था। मतलब ऋग्वैदिक काल में समाज जो है अपेक्षाकृत था और सरल था, नॉर्मल था और जनजातीय रूप का था। परिवार सामाजिक जीवन का मूल्य इकाई था। परिवार जो है जो सामाजिक जीवन का एक मूल्य इकाई था, मतलब एक मेन मेंबर था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप दिखाई देता था, लेकिन यह बाद के समय में तुलना में कम कठोर थी। देखिए, अगर हम बोले तो वैदिक काल को एक बार आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसके एक ही चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा ना। जैसे उत्तर वैदिक काल, तो आपको ऋग्वैदिक काल में सिर्फ उसका ऑपोजिट लिख देना है। जैसे इसमें परिवार जो है इनका मेन वर्ण था, तो उसमें इस तरह से लिखना है कि परिवार इनका मेन वर्ण मतलब मुख्य वर्ण नहीं था। तो इस प्रकार से आप इसको बना के लिख सकते हैं। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। वैदिक काल की आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करने वाला है वैदिक काल की। इसको भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जैन धर्म के उदय के कारणों एवं उसकी प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। जो 6वीं शताब्दी है, जो 600 ईयर्स है, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब 600 BC में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में। इसी वातावरण में जैन धर्म का विकास हुआ है। जो 6वीं ईसा पूर्व है, उसी में जो जैन धर्म का वो विकास हुआ है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जो महावीर है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के उदय का प्रमुख कारण वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और महंगे यज्ञों की प्रति लोगों का असंतोष था। मतलब जैन धर्म का निर्माण का जो महंगा यज्ञ है वो था, और एक असंतोष था कर्मकांड को लेके, तो इसलिए जैन धर्म का निर्माण हुआ है। सामाजिक असमानता तथा सरलता, धार्मिक मार्ग की आवश्यकताओं ने भी नए धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया है। मतलब जो असमानता और धार्मिक मार्ग की आवश्यकता, मतलब होता है ना कि जीवन में मनुष्य जो है एक धार्मिक मार्ग में चलते हैं, तो यही सबको ध्यान में रखते हुए आंदोलन को बढ़ावा मिला। महावीर ने अहिंसा को सर्वोच्च महत्व दिया। मतलब महावीर जी ने जो अहिंसा है, मतलब कि जो मार पीट पर विश्वास रखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल हैं। मतलब जैन धर्म का जो शिक्षा में ये प्रमुख चीज़ें शामिल हैं। जैन दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा महत्वपूर्ण है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्माओं को कर्मों के बंधन से मुक्त करना आवश्यक माना जाता है। मतलब कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो आत्माओं पे और ये सब पे विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के तीरत्न, जो जैन धर्म के तीरत्न हैं, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष के मार्ग को बताते हैं। जो तीरत्न हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष को, ये सबको बताते हैं। व्यापारी एवं नगरीय समुदाय के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। जो जैन धर्म है वो सत्य, संयम, ये सब में धीरे धीरे जोर देने लगा। व्यापारिक और नगर समुदाय है उसको इसका प्रभाव विशेष रूप से बढ़ा है ये सब चीज़ को लेके। जैन धर्म भारतीय समाज और संस्कृति को हिंसा, नैतिकता,
संयम तथा आत्म अनुशासन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान किया है। मतलब जो जैन धर्म है वो मनुष्य को शिक्षा, नैतिकता, अहिंसा, जो सम्य ज्ञान है तथा आत्म अनुशासन है, ये सबको लेके महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के उदय के कारणों एवं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करना है। देखिए बौद्ध धर्म के उदय के कारणों और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का ये करना है। आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो चलिए उन्हीं को अब देखेंगे। बौद्ध धर्म का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। इनका देखिए जैन धर्म का भी छठी शताब्दी और इनका भी छठी। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उस समय समाज में धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक असमानताओं के कारण नए विचारों के लिए वातावरण तैयार हुआ। मतलब सेम वो रीज़न है कि असंतोष फैला मनुष्य में। मनुष्य जीवन के लिए सबको जो है एक मार्गदर्शन चाहिए, एक धार्मिक रास्ता चाहिए, तब जाके मनुष्य का कल्याण होता है। तो उन सब चीज़ों को लेके ही बौद्ध धर्म का भी निर्माण हुआ है। बौद्ध धर्म ने सरल और व्यवहारिक धार्मिक मार्ग प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म जो है सरल और वैवाहिक धार्मिक को ज़्यादा बढ़ावा दिया, व्यवहारिक धार्मिक को। गौतम बुद्ध जी ने जीवन में दुख और उसके कारणों को समझाया है, मतलब क्यों पीड़ा होता है और ये सब कारणों को विस्तार रूप से समझाया है। बौद्ध शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य हैं। दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध। ये चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बौद्ध धर्म के जो 4 शिक्षा है वो क्या है, 4 सत्य जो है वो क्या है। दुख पहला चीज़ वो दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध और चौथा दुख निरोध। मतलब है इसका कि दुख का पहले है, दुख आता है और दुख का कारण क्या है, और चौथा चीज़ वो दुख से कैसे निकला जाए और बाद में वो दुख से निकल जाते हैं। देखिए दुख से मुक्त के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। इसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल है। दुख का मुक्ति के लिए इन सब चीज़ों को जो है शामिल किया गया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने माध्यम जो है वो मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दिया है। उन्होंने अत्यधिक भोग और अत्यधिक कठोर तपस्या दोनों से बचने की सलाह दी। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, करुणा, नैतिक जीवन और आत्मसंयम पर जोर दिया। जाति आधारित श्रेष्ठताओं की अपेक्षा व्यक्ति को आचरण को महत्व दिया। मतलब कि जाति और ये भेदभाव को लेके मनुष्य की जीवन, मन और मानवता पे जोर दिया है। तो ये भी हो गया हमारा। अब हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, मगध। देखिए 16 महाजनपद है हमारे। 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो ताकतवर महाजनपद है वो मगध है। मगध के शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय के प्रमुख कारणों का चर्चा कीजिए। मगध इतना क्यों पावरफुल था और ऐसा क्या चीज़ हुआ कि मगध इतना पावरफुल हो गया, तो उसी सब को आपको बताना है। पढ़ लीजिएगा ये सबको, वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, उस सब को आपको एक बार देख लेना है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, सम्राट अशोक के शासन एवं धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए सम्राट अशोक जो है वो अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। सम्राट अशोक ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, बट उन्होंने एक युद्ध में जो है वो धम्म लिखा, वो धम्म नीति अपना ली थी। मतलब कि सम्राट अशोक ने हथियार डाल दिए थे, युद्ध हुआ था, युद्ध में बहुत सारे लोग मरे थे, उनके साम्राज्य के भी और जो सामने से जो उनका दुश्मन था उनके भी। तो उस युद्ध ने मतलब अशोक का जो सोच है वो बदल ही दिया। जो साम्राज्य विस्तार और
क्या शक्तिशाली बनने का, ये सब का सोच बदल दिया। और अशोक जो है वो धम्म की नीति अपना लेते हैं। धम्म की नीति बोले तो अब से सिर्फ कार्य जो करेगा वो मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा, और और मतलब तलवार कभी नहीं उठाएगा किसी को मारने के लिए, और ये सब के लिए कभी तलवार नहीं उठाएगा। और मेन चीज़ बोले तो अशोक का जो पतन का कारण है वो, सम्राट अशोक के पतन का कारण भी ये धम्म की नीति है। जब से तलवार नहीं उठाने लगे तो तब से जो डाउनफॉल हो गया है वो डाउनफॉल वो अशोक का स्टार्ट हो गया है। तो यही चीज़ है इनका, धम्म की नीति और सम्राट अशोक का शासन। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य प्रशासन को आपको समझाना है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये सबको आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन है, ये सबको देख लीजिएगा आप। टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं यानी 18 क्वेश्चन हैं। तो PDF हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस का AC पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी बनता है कि सपोर्ट दिखाएं अपना। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।